हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी आरबिट A to Z में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इसी सीरीज में मैं एक नेक्स्ट अगली वीडियो लेकर के आया हूँ जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होगी। मैंने डियर पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि केमिकल परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। हमारे आसपास हमने किस किस प्रकार के केमिकल चेंजेस देखे हैं, तो मैंने उसमें कई केमिकल चेंजेस आपको बताया था। लेकिन अनुज ने कमेंट किया और बोला क्या सर दूध से दही बनना केमिकल रिएक्शन है? तो हाँ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि फिर से हम दही से दूध को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया, चूँकि रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं तो रासायनिक परिवर्तन की समझ से रासायनिक अभिक्रिया की एक परिभाषा को विकसित करते हैं और देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कह सकते हैं। और समीकरण क्या है, समीकरण पर भी मैं आज बात करूंगा। तो बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया बताने के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है अगर ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको जानने की इच्छा होगी कि हाँ यार, वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके दिमाग में कुछ होने लगेगा, आपको जानने की इच्छा होने लगेगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर मैं एक्टिविटी फर्स्ट की बात करूँ तो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग मैग्नीशियम की रिबन लीजिए। मैग्नीशियम की एक रिबन लीजिए, आग की थोड़ा व्यवस्था करिए, आग की ज्वाला हो, वहां आग की ज्वाला हो, मैग्नीशियम की रिबन और आग की ज्वाला हो। तो आप लोग मैग्नीशियम की रिबन को क्या करेंगे, जब आप लोग मैग्नीशियम की रिबन को आग की ज्वाला में लाएंगे तो जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन के साथ जलने लगती है और जलने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से मैग्नीशियम जो है वाइट कलर की ज्वाला, सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जलने लगती है और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बना देती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बन जाता है वहाँ पे। इससे हम लोगों ने क्या सीखा? तो इससे हम लोगों ने ये सीखा कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है और वहाँ पे सफ़ेद रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। उसके आप कुछ कलर में चेंजेस देखेंगे और आप ये देखेंगे कि जो मैग्नीशियम अभी बहुत ठोस थी, सॉलिड फॉर्म में थी, अब भी तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन चूँकि वो राख जैसे रिएक्ट करने लगती है। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन देखा जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जब भी आप लीजिएगा और जलाने का प्रयास करिएगा तो हो सके आपके पास सरेस कागज हो। कौन सा कागज हो? सरेस कागज हो। उस सरेस कागज से आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से रगड़िएगा जिससे जलने में आसानी होगी, क्योंकि मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन की परत चढ़ी होती है। ऑक्सीजन आपके वातावरण में है खूब ज़्यादा। उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेती है और उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है, जिससे वह आग में जल्दी नहीं जलती है। मतलब वो ऑक्सीजन की परत मैग्नीशियम को बाधा उत्पन्न करती है मैग्नीशियम के जलने पर। इस तरह से जब आप इस एक्टिविटी को देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत पिक्चर बनेगा कि हाँ यार, वास्तव में ये रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद मैं अगर एक्टिविटी सेकंड की बात करूं तो देखिए, एक्टिविटी सेकंड में आप लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हो सके आपके पास एक फ्लास्क हो, इसमें आप लोग कॉपर का चूर्ण डाल दीजिए।
कापर का चूर्ण डाल दीजिए, ये Cu होगा कापर का चूर्ण डाल दीजिए। और कापर का चूर्ण डालने के बाद इसमें HCl डाल दीजिए। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें आप लोग HCl डाल दीजिए। उसके बाद संभव हो सके तो इसे आप कार्क के ढक्कन से बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद इसमें आप लोग एक नली अगर संभव हो सके कोई तो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जैसे ही कापर के चूर्ण में HCl को डालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा एक्चुअली ऐसा कि Cu प्लस HCl, और आपका जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा CuCl2 प्लस H2 गैस जो है वो बाहर निकलने लगती है। जो आपकी H2 गैस होगी वो इस नली से होते हुए बाहर को निकलने लगेगी। अगर आपको ये पता करना है कि क्या H2 गैस वास्तव में इसमें से निकल रही है तो आप लोग एक लाइटर लीजिए और लाइटर से आग जला करके इसके पास आप लोग लाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जब वो आग के संपर्क में आएगी तो जलकर फट फट की आवाज़ उत्पन्न करने लगती है, फट फट की आवाज़ उत्पन्न करने लगती है, जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। एक्चुअली हाइड्रोजन गैस को तो हम न देख सकते हैं न सूंघ सकते हैं, ओनली फील किया जा सकता है। मीन्स जो हाइड्रोजन होती है वह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है, हाइड्रोजन का कोई कलर भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो है हम इसको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आग के संपर्क में लाने पर ये आग के साथ फटफट जलने की आवाज़ उत्पन्न करने लगती है। तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हाइड्रोजन है। इस एक्टिविटी में क्या हुआ, आपने कापर लिया, कापर लेने के बाद आपने HCl डाला, जैसे आपने HCl डाला कापर के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन कापर से रिएक्शन कर लिया और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे मुक्त होने लगी, उससे छोड़ करके निकलने लगी। आगे हम आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे कि जब कोई धातु किसी अम्ल से रिएक्शन करता है तो अम्ल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा ये, तो यहाँ भी कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ से भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान क्या क्या होता है। इस तरह से अगर इन दोनों एक्टिविटी को आप लोग कर लेते हैं तो करने के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया की आपको पहचान है उसे आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में चूना आया CaO, आपके घर में आया चूना, कौन सा जो पहले पुताई किया जाता है, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं हम लोग। इसे कौन सा चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसे हम लोग बोलते हैं। इसमें आप लोग क्या करिए, डाल दीजिए पानी H2O, पानी में पहले इसको पानी रहे और पानी में जाकर के आप CaO को डाल दीजिए। जैसे ही आप लोग CaO को डालेंगे वहाँ पे आप लोग देखेंगे CaOH का होल टू आई मीन्स कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी, तो यहाँ भी तो एक प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि यार जैसे ही हमने इसको डाला ये उबाल मारने लगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि रिबन को जलाते समय सफ़ेद ज्वाला क्यों, मैग्नीशियम की रिबन को जलाते समय सफ़ेद ज्वाला क्यों, कापर को HCl में डालते समय हाइड्रोजन गैस का निकलना क्यों, और जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में डाला तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके गर्मी क्यों पैदा करता है। अगर आप इन सारे मूलभूत चीज़ों पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया की वास्तविक पहचान का पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो एक्टिविटी आप लोग देखोगे ये रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान गर्मी का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव का आना, और भी तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया, कलर चेंज हो जाना, इस तरह की जब आप प्रक्रियाएं देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यार वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान क्या क्या होता है और किस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो बस स्टूडेंट, अगर इन सारे एक्टिविटी को आप लोग करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रिएक्ट करेगी आपके साथ, ये बहुत इजी समझ में आ जाती है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद आपको अब इस टॉपिक में मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक में आप
इस वाले क्वेश्चन को अगर करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करें, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पहली बात तो रासायनिक अपक्रिया के दरमियान क्या होगा। पहली बात तो जब भी आप रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो रासायनिक अपक्रिया के दरमियान चेंज इन कलर में आप लोग चेंज पाओगे, चेंज इन कलर में आप लोग चेंज पाओगे। और उसके बाद आप लोग जो है वहाँ पे आप लोग गैस निकासी पाओगे, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। और तीसरा नंबर आप क्या पाओगे, तीसरा नंबर आप लोग पाओगे चेंज इन टेम्परेचर, एंड चेंज इन स्टेट, और आप लोग जो है अवस्था में परिवर्तन पाओगे। चेंज इन स्टेट, आप लोग अवस्था में परिवर्तन पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अपक्रिया के दरमियान आप लोग साफ साफ देखोगे कि रंग में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, गैस निकलेगी, और ताप में परिवर्तन होगा, और अवस्था में परिवर्तन होगा। टेस्ट में भी परिवर्तन आप लोग देखोगे, जैसे कि अनुज ने जो बताया कि क्या दूध से दही बनता है, तो हाँ दूध से दही बनता है और वो एक केमिकल रिएक्शन है, और वहाँ पे देखिए टेस्ट में भी चेंजेस आ जाता है। तो इस तरह से अगर इस प्रकार के चेंजेस आप लोग देखते हैं तो इसे हम लोग रासायनिक अपक्रिया कह सकते हैं। अब मैंने जितनी बातें बताई, क्या इन बातों से आप रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास करिए, नहीं तो एक परिभाषा मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो उस परिभाषा को लिख लीजिए, जिससे आपको पहचानने में बहुत आसानी होगा। तो मैं बोलने जा रहा हूँ रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा। अगर इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर डिलीट करते हैं। 2 मिनट कहाँ, वो भी तो 2 ही सेकंड। ठीक है, अब आइए हम लोग एक परिभाषा देखते हैं कि हम लोग रासायनिक अपक्रिया की क्या डिफिनीशन दे सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया की मैं जो परिभाषा बोलने जा रहा हूँ इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट करिए। ऐसी अपक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ आपस में मिलकर, ऐसी अपक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ आपस में मिलकर ताप व दाब की प्रभाव से किसी तीसरे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यह रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा है। और रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा हमने दी है, तो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, कहते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया के दरमियान जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक हमेशा जब समीकरण हम लोग लिखेंगे तो समीकरण के बाएं तरफ लिखा जाता है, और अगर 2 या 3 अभिकारक है तो उनके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोग उसको फाइनली लिखते हैं। और जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और यह जो उत्पाद होगा इसका गुण इन अभिकारक के गुणों से भिन्न होगा, रंग भिन्न होगा, टेस्ट भिन्न होगा, टेम्परेचर उत्पन्न हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ
बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब Mg प्लस O2 आपस में रिएक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे MgO बना था। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ तो जो Mg और O2 है ये दोनों अभिकारक हैं। ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, जबकि MgO आपका उत्पाद कहलाता है। एंड ऑलवेज उत्पाद आपका राइट साइड होगा और अभिकारक जो होगा वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है। इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को क्लियर करते हुए और उस अभिक्रिया में कौन से भाग लेते हैं और कौन सी चीज़ें बनती हैं और उनको क्या कहते हैं और उनको क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों की भी बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा सहित उसके पूरे गुणों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं समीकरण की। अब बात करते हैं समीकरण की, इक्वेशन की। हम लोग बात करें समीकरण की, और वो भी किस समीकरण की? तो रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या है? ये टॉपिक किसे कहें हम रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रासायनिक समीकरण, मैं अगर एक शब्द में, एक वाक्य में बोलना चाहूं तो रासायनिक समीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी अभिक्रिया की पूरी जानकारी दे सकें। मतलब कि उस अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, उन पदार्थों की अवस्था क्या है, वह पदार्थ भाग लेने के बाद कौन सा उत्पाद बना रहे हैं। अगर इतनी सारी जानकारी को हम लोग कहीं भी लिख देते हैं और राइट साइड में उत्पाद तथा लेफ्ट साइड में उनके अभिकारक को दिखाते हैं, तो यह जो भी टैब बनने वाला है इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की प्रक्रिया आज से 170 साल पहले आपके अमेरिका में शुरुआत की गई थी। वहाँ पे ये देखा गया कि जब हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो बनाने में जितनी चीज़ों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको हम लिख सकते हैं, और बिकॉज वो चीज़ें जुड़ती हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के उनको लिख सकते हैं, और उनसे जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को भी एक तीर लगाने के बाद दर्शा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले हैं वो तत्व कौन कौन से हैं, और भाग लेने के उपरांत वो किस सब्सटेंस को बनाते हैं, किस पदार्थ को बनाते हैं, वो क्या बनता है, उसे भी हम लोग लिख सकते हैं। बस इसी प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का नाम दिया गया था। शुरू में शब्द समीकरण लिखे जाते थे, मीन्स जो तत्व लिखा जाता था उसे पूरा उसका नाम लिखते थे। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो इस बात को मैं लिख भी सकता हूँ। कैसे मैं लिख सकता हूँ? मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया मैग्नीशियम प्लस क्या था इसके साथ रिएक्शन करने के लिए? ऑक्सीजन था इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट हमको मिला था वो हमको मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने जो लिख दिया यह समीकरण है, यह वर्ड समीकरण है। अब आप लोगों ने ये कहा होगा कि सर अब तो हम इस तरह की नहीं लिखते हैं, क्या ऐसे समीकरण हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? तो आप लोग इस समीकरण को क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या प्रॉब्लम होगी आखिर लिखने में? हाँ, मैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स को आपको बताता हूँ, उसके अलावा और तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग किसी टीचर से पूछिएगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। इसमें प्रॉब्लम आपकी क्या होगी कि जब आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे तो ये लिखने के उपरांत आपका समय बहुत ज़्यादा लगता है।
ये लिखने के उपरांत आपका जो भी पेन होगा, उसमें जो भी इंक होगी, वह बहुत ज़्यादा खर्चा होती है। इस तरह लिखने से आपके जो पेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा गैप ले लेंगे, पेजेस में बहुत ज़्यादा गैप ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रिएक्शन के दरमियान केवल हम इतना ही बता दें ये ज़रूरी है? क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जब रिएक्शन हो रहा था तो केवल मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और कोई जानकारी इसमें हम नहीं दे सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? इसमें और सारी जानकारी दी जा सकती है। समीकरण का मतलब ही होता है कि तत्वों के गुणों का समस्त जानकारी जिस भी प्रकार से दिया जा सके, उसी प्रकार को जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये RHS LHS दोनों साइड लिखा जाता है। LHS में रिएक्टेंट्स एंड RHS में आपका प्रोडक्ट्स लिखा जाता है। जैसे वहाँ पे जो आपका ये था मैग्नीशियम था, ये ठोस फॉर्म में था, तो इस ठोस को भी हम लिख सकते हैं। ऑक्सीजन जो था ये गैस फॉर्म में था, इसको भी हम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका बना वो कुछ राख के फॉर्म में बना, जिसे अभी हम लोग यहाँ पे सॉलिड कह सकते हैं, तो वो वहाँ पे वो बनता ठोस ही है। बट जो आपका राख होता है वह राख, ठोस और जो द्रव होता है उनके एक बीच की प्रक्रिया होती है। बट अभी उसे हम लोग ठोस ही कहें, क्योंकि उसका जो एटॉमिक लेवल पे हम लोग देखेंगे तो ठोस ही रहेगा, उसका आकार आयतन निश्चित रहेगा, वो जहाँ भी रखा रहेगा तो उस फॉर्म पे हम उसे ठोस कह सकते हैं। तो ये भी जानकारी तो उसमें दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती है ये जानकारी? क्या प्रॉब्लम होगी ये जानकारी देने में? लेकिन फिर इतना लिखना पड़ेगा, बताइए कितना गैप भरता चला जा रहा है, और शायद मेरे मार्कर का इंक भी बहुत ज़्यादा फालतू हुआ चला जा रहा है। तो सर इसको हम लोग छोटा कैसे करें? और भी इसमें बहुत सारी जानकारी दिया जा सकता है, जैसे कि किसकी उपस्थिति में हुआ था? हवा की उपस्थिति में हुआ था। क्या हमको इसमें देना पड़ा था? ऊष्मा देनी पड़ी थी। ऊष्मा क्या डायरेक्ट आग की ज्वाला में रखना पड़ा था? ये सारी जानकारी भी तो हम लोग दे सकते हैं। बोलो, इतनी जानकारी ये भी तो हम लोग दे सकते हैं। तो बस अभिक्रिया के दरमियान किन किन के साथ अभिक्रिया हुआ, उनकी अवस्थाएं क्या थी, उनमें चेंजेस कैसे आए, और किन किन की उपस्थिति में वो रिएक्शंस कर रहे हैं, अगर हम इतनी सारी जानकारी देते हैं तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब ही यही होता है कि अभिक्रिया के दरमियान क्या क्या किस किस प्रकार से और कैसे कैसे प्रयोग किया गया, बस उन सारी चीज़ की आप लोग एक जानकारी उसमें दे दीजिए, वही आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और रासायनिक अपक्रिया लिखने का जो चलन प्रचलित हुआ वह बहुत शार्ट फॉर्म में हो गया, बड़ा छोटा फॉर्म में हो गया। लोगों ने कहा कि जब हम अगर 118 तत्वों को उनके सिंबल के साथ लिख सकते हैं, उनके चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, तो अभिक्रिया में क्यों ना हम उनके चिन्हों का ही प्रयोग करें, जिससे वह अभिक्रिया बहुत छोटा हो, बड़ा कम समय में लिख जाए और हमको पूरी जानकारी भी हो जाए। तो उसे चलन के लिए हम लोग मैग्नीशियम को लिख सकते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 एंड एक एरो लगाते हुए हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख सकते हैं MgO। उसके बाद मैग्नीशियम अगर सॉलिड था तो यहाँ पे एक कोष्ठक बनाएंगे, S लिख देंगे। ऑक्सीजन जो है वो गैस था तो इसके लिए हम लोग G लिख देंगे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी चूँकि अभी सॉलिड ही फॉर्म है बट राख हो चुका है, तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉलिड लिख सकते हैं। किसके उपस्थिति में हुआ था, तो एयर के प्रेजेंस में हुआ था। एयर के प्रेजेंस में हमने क्या दिया था, तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया था। क्या दिया था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया था। तो ये भी जानकारी तो हम लोग दे सकते हैं, ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं। यही तो आपका कहलाता है समीकरण। यही आपका क्या कहलाता है, समीकरण। ये है आपका समीकरण, इसे बोलते हैं समीकरण। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समीकरण में हमको इतना ही देना है। शायद क्लास 10th के बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो को आप लोग रोक रोक करके बार बार बैक करके देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और आप अपने बुक में अगर पढ़िए तो मुझे लगता है कि आपके बुक में ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, बात जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से जो है इसे हम लोग रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं और आपको कुछ रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, फिर इसे डिलीट करते हैं। ध्यान करिए एक्टिविटी 2 को। एक्टिविटी 2 में मैंने क्या बताया था, एक्टिविटी 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिविटी 2 में मैंने एक फ्लास्क लिया था। उस फ्लास्क में मैंने क्या डाला था, कापर। कापर के बाद प्लस क्या डाल दिया था,
हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, और उसमें बना क्या था आपका क्यूप्रस क्लोराइड, प्लस आपका क्या बना था, क्यूप्रस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ था, मुक्त हुआ था। यही तो हुआ था, सेम कुछ यही पढ़ाया था, यही हुआ था। यहाँ मैंने जो इक्वल का चिन्ह लगाया है उसे मैं ये जो है कर देता हूँ तीर। तीर ये बताता है कि तीर के पूंछ के साइड आपका जो रिएक्टेंट्स है और शीर्ष की साइड आपका जो है प्रोडक्ट है। बस यही तो मैंने बताया था, बस हो गया जानकारी। हाँ सर, अब आप हम देख के बताते हैं। अच्छा सर, कॉपर था, हाँ ठीक। प्लस उसमें आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्लोराइड उसमें आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बना क्या, क्यू प्लस क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अच्छी बात है, जान गए हम। लेकिन क्या इसका शार्टर फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और इसमें हम लोग क्या जानकारी दे सकते हैं, कॉपर किस फॉर्म में था, ठोस था। हाइड्रोक्लोराइड किस फॉर्म में बना, हाइड्रोक्लोराइड जो आपका है वो एक लिक्विड था। क्या था, लिक्विड, तो यहाँ पे मैं द्रव लिखूंगा। आपका क्यू प्लस क्लोराइड क्या बना, क्यू प्लस क्लोराइड उसमें बैठ जाएगा, ठोस फॉर्म में बनेगा। कुछ देर तो वो रहेगा आपका लिक्विड फॉर्म में, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें बैठ जाएगा, नीचे पे तली में बैठ जाएगा, तो वो भी ठोस फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो क्या मैं इस तरह की जानकारी नहीं दे सकता हूँ क्या, अच्छी जानकारी तो हो गई, बढ़िया तो समीकरण लिख गया, लेकिन क्या इसका शार्ट फॉर्म नहीं है क्या सर, है ना, शार्ट फॉर्म भी है ना। शार्ट फॉर्म में कॉपर को हम लोग क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं, कॉपर को हम लोग क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं। ये दोनों मिलके हमने हमारा क्या बनाया, ये दोनों ने मिलके सर जी क्यूप्रस क्लोराइड बनाया, क्यूप्रस क्लोराइड बोले तो CuCl2 बनाया, प्लस और क्या, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। अच्छा सर जी, हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया, इसको आप कैसे दिखाओगे, तो मुक्त किया तो भाई ऊपर को जाएगी, गैस है तो ऊपर को जाएगी ना, ऊपर को जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तीर लगा के ऐसे दिखा दो कि ये ऊपर जा रही है। ये नीचे क्यू प्लस क्लोराइड CuCl2 होगा, CuCl2, तो यहाँ पे ये नीचे बैठ जाएगी तली में, दिखा दो, क्या दिक्कत है। HCl जो आपका है वो रहेगा ही, Cu जो है वो आपका रहेगा ही। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमने प्लस लगा दिया। आपका Cu किस फॉर्म में है, सॉलिड है सर जी। HCl किस फॉर्म में है, लिक्विड है सर जी। CuCl2 किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ गया। H2 आपका किस फॉर्म में है सर जी, गैस के फॉर्म में है। यह भी जानकारी तो हम दे सकते हैं। यही तो है रासायनिक समीकरण लिखना, इतने में ही तो रासायनिक समीकरण लिखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया दिखाया गया, H2O है, ये ऊपर चला जाएगा, ये है, ये नीचे चला आएगा। इस दरमियान आप लोग Cu या HCl को मिलाइए और जिस भी जार में आप रखें उसको छुइए, बड़ी गर्मी पैदा होगी, तो गर्मी को भी दिखा दें, प्लस ऊष्मा, क्या दिखा दें, प्लस ऊष्मा। अगर हमने प्लस ऊष्मा लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि प्लस ऊष्मा भी ये जो है बाहर निकाल रहा है ना, ऊष्मा भी तो बाहर निकाल रहा है। ऊष्मा मतलब वो आपका एक जो थर्मल रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो इस तरह से जो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण का मतलब हो जाता है कि जिन भी तत्वों के प्रयोग से जिस भी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो तत्वों के प्रयोग से लेकर के उत्पाद के निर्माण तक की समस्त जानकारी को जिस भी प्रकार से लिख दिया जाता है, उस प्रकार को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में उत्पन्न के पहले वाले भाग को, मतलब कि अभिक्रिया के पहले वाले भाग को हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में परिवर्तन के बाद उत्पाद का निर्माण होता है, और उत्पाद तथा अभिकारक को अलग अलग करने के लिए हम लोग एक एरो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व है, उस तत्व का नाम, अवस्था, रंग, रूप, आकार, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे देना ही पूर्ण अभिक्रिया कहलाती है। तो बस डियर, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया आपके इस वीडियो में क्लियर हो गया है। मैं आशा करता हूं कि ज़रूर हुआ होगा क्लियर। और रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस कैसे करें, उसको हम लोग तुलनात्मक रूप से कैसे दिखा दें, मीन्स जो आपका उत्पाद और अभिकारक हो, इन दोनों में जो समन्वय होता है, समन्वय ये होना चाहिए कि इधर अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए इधर के अणुओं परमाणुओं की संख्या से। और यह बात आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। कुछ लोगों ने ये बताया, विद्वानों ने, कि जो आपका
अभिक्रिया के दरमियान पदार्थ हैं वो अभिक्रिया के पहले जितने होते हैं, जितना उनका मास होता है, जितना उनका द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के उपरांत भी वही रह जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो इस बैलेंस्ड वाली प्रक्रिया को हो सके तो मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा, और अच्छे से बैलेंस्ड कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके लिए आवश्यक क्या चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी वीडियो, और इसको समझने के लिए आप लोग मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने परिवर्तन बताए हैं, बिना परिवर्तन देखे आप जो है इसको थोड़ा समझने में क्रिटिकल हो सकता है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाली है। तो बस डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर करना। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स डियर, जय हिंद।